हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये अंदाजा लग सके कि इस टॉपिक पर से किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो फ्रेंड्स कि हर टॉपिक शुरू करने से पहले हम उस टॉपिक पर से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर में भी हम यही देख लेते हैं। नवंबर 2012 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2013, सितंबर 2014 और सितंबर 2015 में भी यहाँ से एक एक क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो हमें इस टॉपिक पर अच्छे से फोकस करना है ताकि हमारा एक मार्क्स भी ना जाए। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी कंटेंट्स जो आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब केमिस्ट्री को सबसे पहले समझने के लिए फ्रेंड्स हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैटर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे के जो कंसेप्ट्स हैं हमें समझने में आसानी हो। अब फ्रेंड्स, जो हमारा वर्ल्ड है वो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स और मैटर्स से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हो कि हमारे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। बहुत सारे तरह के एलिमेंट्स है और इन्हीं एलिमेंट से बहुत सारे मैटर्स बनते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि छोटे से छोटे पार्ट जो है वो एक दूसरे से मिल मिलकर ही एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। चाहे आप कोई भी चीज को देख लीजिए, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, बहुत ज्यादा जूम करके अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज एक एटम से ही बनी हुई होती है। उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। ये एटम्स एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ में जुड़कर कंपाउंड भी बना सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। बस आप यहाँ पर में एक रफ आइडिया ले लीजिए कि किस तरह से हमारा जो वर्ल्ड है वो बना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में एटम से मिलकर यहाँ पर में आप देख सकते हो कि कंपाउंड बना है, मॉलिक्यूल बने हैं, कंपाउंड बने हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और बड़ी चीज बनी है और फिर यही चीज मिलकर एक बड़े स्ट्रक्चर को जन्म देती है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो बना हुआ है। चलिए इसे और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हमारा पूरा वर्ल्ड मैटर से मिलकर बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। सो हमारे यूनिवर्स में हर तरफ आपको सिर्फ मैटर ही मैटर दिखाई देगा। जैसे कि आप जो ब्रीथ ले रहे हो एयर, वो मैटर है। जो आप खाते हो फूड, वो मैटर है। स्टोन एक मैटर है, क्लाउड मैटर है, स्टार्स ये मैटर से बने हुए हैं, प्लांट्स मैटर से बना हुआ है, वाटर, एनिमल, हर चीज मैटर से बनी हुई है। इसी तरह आप जिस कंप्यूटर या मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो वो भी मैटर से ही बना हुआ है। आप किसी चीज को टच करके देखिए, वो चीज भी मैटर से ही बनी हुई है। इवन आप और मैं भी मैटर से ही बने हुए हैं। तो आगे में हम मैटर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको यहाँ पर में ये समझना है कि हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो मैटर से बना हुआ है। अब देखिए, मैटर को हम अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और इसका क्लासिफिकेशन हम आगे के कुछ स्लाइड्स में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है, तो मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो हमें जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। इसे समझने के लिए आप ये एक्सपेरिमेंट देखने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पर मैं देख पा रहे हो ये पानी है और पानी में जैसे ही हमने एक कलर मिलाया, तो ये कलर पानी के साथ में मिक्स हो रहा है। एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, उसके बीच में स्पेस है। जब हमने इसमें कलर डाला तो देखिए, जो कलर के पार्टिकल है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच वाली गैप में जाकर फिट हो गए हैं। इस तरह से ये मिक्सचर बनता है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मैटर के बीच में, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। और जब एक टाइप का मैटर दूसरे टाइप के मैटर के साथ में मिक्स होता है तब हम उसे डिफ्यूजन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम एक टाइप के मैटर को दूसरे टाइप के मैटर में मिलाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे डिफ्यूजन कहा जाता है फ्रेंड्स। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैटर की जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर में इस जीएफ फाइल में देख भी पा रहे होगे कि दो पार्टिकल एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करके रखते हैं। इसी के वजह से जो पूरा का पूरा मैटर है वो टुगेदर रहता है, एक साथ रहता है। वरना पूरा पूरा मैटर बिखर गया होता, कोई भी चीज हमें सॉलिड शेप में दिखाई नहीं दी होती।
तो इसी के वजह से, यही कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से जो मैटर है उसे स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि पूरा एक मैटर एक साथ कंबाइन रह सके। जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे, एक दूसरे के साथ बंध के रहेंगे, तभी वो मैटर हमें दिखाई देगा, वो सॉलिड स्टेट में हमें दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, हमने मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। नेक्स्ट हमें देखना है कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती है। आपको पता होगा कि मैटर हमें 3 स्टेट्स में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि पानी लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है और गैसीय स्टेट में भी। तो चलिए इन तीनों स्टेट्स को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट में जो मैटर होता है उसका एक डेफिनाइट शेप होता है, उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर में देखिए, ये एक सॉलिड है, इसका एक डेफिनाइट शेप है, आपको एक शेप दिखाई दे रहा है, इसका एक शेप है, साथ ही साथ इसकी एक बाउंड्री है, आपको इसकी बाउंड्री भी दिखाई दे रही होगी, ये अपने बाउंड्री के अंदर में ही रहता है, और इसका एक वॉल्यूम भी है। तो सॉलिड स्टेट में मैटर का एक शेप होता है, उसकी बाउंड्री होती है और उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब भी आप इसके ऊपर में बाहर से फोर्स लगाओगे, फॉर एग्जांपल आप एक ब्रिक ले लीजिए, एक ईंट ले लीजिए और उसके ऊपर में फोर्स लगाइए, तो वो आसानी से नहीं टूटता, वो अपने शेप को मेंटेन करके रखता है। वही अगर आप पानी के ऊपर में फोर्स लगाओगे तो पानी का शेप चेंज हो जाएगा, है ना। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का शेप फोर्स लगाने पर इजीली चेंज नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। उसके साथ में आपको एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स आप यहाँ पर में देख सकते हो। ब्रिक्स इसका एग्जांपल है, स्टोन, आइस, गोल्ड, यहाँ पर में जो आपको दिख रहा है ये इसका एग्जांपल है। ये सॉलिड के एग्जांपल्स है। अब फ्रेंड, आपको एक और चीज याद रखना है कि जब मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो इसके पार्टिकल्स ज्यादा पास होते हैं, ठीक है। जब मैटर सॉलिड स्टेट में है तो इसके जो पार्टिकल्स है, जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होते हैं। जब लिक्विड स्टेट में जाता है तो ये पार्टिकल्स थोड़े और ज्यादा दूर हो जाते हैं, और गैसीय स्टेट में ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से पास में होते हैं, जब लिक्विड स्टेट में होता है तो थोड़े दूर चले जाते हैं, और गैसीय स्टेट में ये थोड़े और ज्यादा दूर चले जाते हैं। मैं आपको ये चीज लिक्विड और गैसियस में भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें फ्रेंड्स, तो लिक्विड स्टेट में लिक्विड का मैटर का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि जब ये लिक्विड इस बॉटल में था तो इसने बॉटल का शेप को एक्वायर कर लिया था, लेकिन जैसे ही ये इस स्पून में आया तो इसने स्पून का शेप एक्वायर कर लिया है। जब हम इस पानी को इस ग्लास में डाल रहे हैं तो पानी इस ग्लास के शेप में आ जा रहा है। तो लिक्विड स्टेट में मैटर का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन उसका एक वॉल्यूम तो होता ही है। फिक्स्ड शेप नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब भी आप लिक्विड स्टेट में मैटर को कन्वर्ट करते हो तो वो फ्लो हो सकता है। अगर आप पानी को ऐसे ही जमीन पर डाल दोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी फ्लो हो रहा है ना, पानी आगे बढ़ता है। तो लिक्विड के अंदर में फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वाटर, मिल्क, ऑयल, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और मैंने फ्रेंड्स आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि जब मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके पार्टिकल्स ज्यादा पास में होते हैं। जैसे ही ये मैटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो इसके पार्टिकल्स आप देख सकते हो कि ये थोड़े दूर चले गए हैं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल है ये ज्यादा क्लोज होते हैं, लिक्विड स्टेट में ये थोड़े दूर चले जाते हैं, और गैसीय स्टेट में ये और ज्यादा दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें फ्रेंड्स गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ना है। गैसीय स्टेट में जब मैटर होता है तो मैटर का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आप जानते हो कि सॉलिड जब स्टेट में होता है मैटर तो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, फिक्स्ड शेप भी होता है। जब लिक्विड स्टेट में होता है तो फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता। लेकिन जब मैटर गैसीय स्टेट में आया है तो गैसीय स्टेट में मैटर का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। चलिए उसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी गैस को एक कंटेनर में डाल देते हो तो गैस जो है वो उस कंटेनर के शेप में आ जाती है ना। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड, उस गैस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि जब आप गैस को कंप्रेस करोगे तो वो छोटे स्पेस में भी समा सकती है। जैसे कि आप जानते हो कि गैस को ज्यादातर समय सिलेंडर में
कंप्रेस करके रखा जाता है ना। सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस। उसमें क्या करते हैं हम, जो नेचुरल गैस होती है उसे कंप्रेस करके उसे दबाकर छोटे स्पेस में ला देते हैं। मतलब उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो छोटा हो सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से ज्यादा पास होते हैं, लिक्विड स्टेट में थोड़ा दूर चले जाते हैं, और गैसियस स्टेट में ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से और ज्यादा दूर चले जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। साथ ही साथ एक यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो वाटर है यही एक ऐसा मैटर है अर्थ के ऊपर में जो नेचुरली तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। आप जानते हो कि जनरली तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओगे या पोलर एरिया में चले जाओगे तो ये सॉलिड बर्फ के फॉर्म में भी पाया जाता है, और इसके वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं। आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसमें वाटर के वेपर्स भी होते हैं। तो नेचुरली वाटर जो है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मैटर है जो नेचुरली, कुदरती तौर पर तीनों स्टेट में पाया जाता है, वो है वाटर। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि किस तरह से मैटर की तीन स्टेट्स हो सकती है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। अब ये जो तीन स्टेट है ये इंटरचेंजेबल है, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है और गैसियस भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर को हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर को टेम्परेचर लोअर कर दोगे, उसे ठंडा कर दोगे, तो ये फ्रीज हो जाएगा। अगर आप ये फ्रीज बर्फ को, ये जो बर्फ है इसे आप थोड़ा सा गर्म करोगे तो ये वापस से लिक्विड बन जाएगा। इस लिक्विड को आप फिर से हीट करोगे तो ये फिर से गैस बन जाएगा। इस गैस को आप ठंडा करोगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, और ज्यादा ठंडा करोगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो मैटर है ये इन तीन स्टेट्स के बीच में इंटरचेंजेबल होते हैं। वो गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एक और कंसेप्ट भी है फ्रेंड्स जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमारे आसपास के सराउंडिंग की एयर का टेम्परेचर होता है, जो कि ना तो ज्यादा हीटेड होता है ना ही ज्यादा कूल्ड। यूजुअली ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रूम टेम्परेचर है वो हमारे आसपास की जो एयर है उसका टेम्परेचर होता है। जनरली रूम टेम्परेचर के ऊपर में जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हो सकता है कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रूम टेम्परेचर पर वाटर जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी के साथ अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर में सॉलिड स्टेट में होता है। आप कितने भी देर इस डायमंड को रूम टेम्परेचर के ऊपर में ऐसे ही रहने दीजिए, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये डायमंड हमेशा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ही रहता है। तो रूम टेम्परेचर की आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रूम टेम्परेचर मतलब एयर टेम्परेचर ऑफ आवर सराउंडिंग, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर को हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। देखिए ये है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे में हम एक एक करके इन सभी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा कि मैटर को हम तीन चीजों में बांट सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। मैटर को हम एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों चीजें आ जाएगी, और मिक्सचर के अंदर में दो तरह के मिक्सचर आ सकते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर के अंदर में तीन चीजें होती है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो चलिए फ्रेंड्स, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इन तीनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में इसके ऊपर में बेस कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसे अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर में सिर्फ एक एटम होता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक एलिमेंट है, उसके अंदर में एक ही तरीके के सारे एटम होंगे। अगर कोई एलिमेंट है सोडियम, तो उसमें एक ही तरह के सोडियम के ही एलिमेंट हो गए सारे के सारे। अगर कोई एलिमेंट है जिंक, तो उसमें सभी जो एटम्स होंगे वो जिंक के ही होंगे। तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं, और एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। अगर से सपोज सोडियम सोडियम दो सोडियम मिल गए तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एक ही तरह के एटम और एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है, एलिमेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक मेटल हो सकता है या फिर नॉन मेटल हो सकता है।
अगर हम मेटल की बात करें फ्रेंड्स, तो मेटल जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर जो मेटल होता है उसका शाइनिंग सरफेस होता है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे हो, इनका जो सरफेस है वो शाइनिंग है। तो मेटल का सरफेस शाइनिंग होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। मेटल शोज मेलिएबिलिटी, मेटल्स के अंदर में मेलिएबिलिटी होती है। इसका ये मतलब है कि आप इसको ठोक ठोक कर, इसको आप बीट करके इसकी थिन शीट बना सकते हो। आपने देखा होगा कि मेटल की शीट्स आती है ना। तो आप मेटल को ठोक कर उसकी शीट बना सकते हो, ये इसकी एक क्वालिटी है। और इस क्वालिटी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू द मेटल शीट्स। तो हम मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। उसके बाद में मेटल्स की डक्टाइल नेचर भी होता है, मतलब कि आप मेटल को ड्रॉन करके खींच कर उसके तार भी बना सकते हो। तो ऐसी क्वालिटी जिससे हम मेटल की शीट बना सकते हैं उसे मेलिएबिलिटी कहा जाता है। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको हम खींच के उनका वायर बना सकते हैं, उसे ये डक्टाइल क्वालिटी कहलाता है। तो डक्टाइल मतलब क्या होता है और मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ऊपर में बेस्ड कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर है वो सभी के सभी मेटल से बने हुए होते हैं, क्योंकि मेटल आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है। मतलब अगर आप यहाँ करंट प्रोवाइड करोगे, अगर एक कोने पर प्रोवाइड करोगे, तो मेटल वायर के दूसरे कोने तक ये इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी। वही अगर आप लकड़ी के एक कोने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो वो दूसरे कोने तक नहीं जाती, क्योंकि जो वुड है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के कुछ एग्जांपल्स सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लीड, ये सभी के सभी मेटल्स के एग्जांपल्स है। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वो ये है कि मर्क्यूरी इज अ मेटल बट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। सभी के सभी जो मेटल है मर्क्यूरी को छोड़ के वो सभी मेटल सॉलिड स्टेट में है। मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सभी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द ओनली मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म इन द रूम टेम्परेचर। सो मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। हमने मेटल्स के बारे में देख लिया, अब नॉन मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स है फ्रेंड्स, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स के एग्जांपल है। नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। उसमें भी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ब्रोमाइन। ब्रोमाइन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। ओके, तो आपको ये भी एक्सेप्शन याद रखना है कि ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है वो या तो सॉलिड स्टेट में है या तो फिर गैसियस स्टेट में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो नॉन मेटल्स है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ये चीज आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अब बारी आती है मेटालॉइड की। अब आप सोच रहे होगे कि ये मेटालॉइड क्या होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब उसमें मेटल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन मेटल्स की भी। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें मेटालॉइड्स कहते हैं। जैसे कि आपको ये पता होगा, ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन होती है, अगर आपको पता हो तो ये जिगजैग लाइन होती है। जिगजैग लाइन के जो राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है ये नॉन मेटल्स है, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी है ये मेटल्स है। और जिगजैग लाइन के ऊपर में जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी मेटालॉइड्स है। ये ऐसे एलिमेंट्स है जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो इसके एग्जांपल्स, यहाँ पर मैं आपको दिया है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी के सभी जो है ये मेटालॉइड्स के एग्जांपल है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मेटालॉइड्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेटालॉइड्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी। सो फ्रेंड्स, हम मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि मैटर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो हमने एलिमेंट्स के बारे में देख लिया, अब हम थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में जान लेते। अब हम कंपाउंड को एलिमेंट्स के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। हमने देखा था कि एलिमेंट्स
ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं, जैसे कि ये हीलियम एक ही तरह का एटम है, ये मॉलिक्यूल ये एक ही तरह के एटम है, इसके अंदर में दोनों ही एटम जो है वो ऑक्सीजन के है, ये अकेला हीलियम एक हीलियम का ही एटम है, मतलब एक ही तरह का एटम है। यहाँ पर में मॉलिक्यूल है लेकिन एक ही तरह के एटम है। लेकिन अगर आप कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर में देखिए ये एक कंपाउंड है H2O, वाटर एक कंपाउंड है, तो यहाँ पर में आप देखिए एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक से ज्यादा तरह के एटम्स यहाँ पर में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसे एलिमेंट नहीं कहेंगे, इसे हम कंपाउंड कहेंगे। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर में समझ में आ गया होगा कि एक से ज्यादा तरह के अगर से एटम्स प्रेजेंट है तो हम उसे कंपाउंड कहेंगे, अगर एक ही तरह के एटम्स है तो हम उसे एलिमेंट कहेंगे। सो यही सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप इसकी एग्जांपल देख लीजिए, वाटर, सोडियम, क्लोराइड, ये सभी के वाटर एंड सोडियम एंड क्लोराइड होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर में वाटर एंड सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो हम जनरली हमारे घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, ये सभी के सभी जो है ये कंपाउंड के एग्जाम्पल है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको मैंने जैसे कि अभी बताया कि वाटर के अंदर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, मतलब इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम। बस इतना ही फ्रेंड्स आप लोगों के लिए फिलहाल में इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा मैं आपके ऊपर में इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दूंगा तो आपको याद रखने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। सो आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स हमने अब तक मैटर के 2 क्लासिफिकेशन देख लिए हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। अब हमें तीसरा क्लासिफिकेशन देखना है जो है मिक्सचर। सो फ्रेंड्स अगर किसी सब्सटेंस में एक से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों प्रेजेंट हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, आप जानते हो कि एयर में अलग अलग तरह की गैसेज है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ इसमें वाटर वेपर भी है और भी कई तरह के सब्सटेंस एयर के अंदर में होते हैं। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एयर जो है ये एक तरीके का मिक्सचर है। वैसे ये भी एक मिक्सचर ही है। सो आप यहाँ पर में देख सकते हो कि इसमें अलग अलग चीजें हमने यहाँ पर में मिक्स की हुई है। सो फ्रेंड्स आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि मिक्सचर मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स या फिर दोनों एक से ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो मिक्सचर है इसको भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर से जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि इस तरह से ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, जितने यहाँ पर मैं आपको एक तरीके के सब्सटेंस दिख रहे हैं उतने ही दूसरे तरीके के सब्सटेंस, या फिर जो सब्सटेंस है एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल गए हैं, तो हम इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। वही अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसमें जो सब्सटेंस है वो आपस में मिले हुए नहीं होते हैं। देखिए एक तरीके के जो सब्सटेंस है वो अलग थलग पड़े हुए हैं और दूसरे तरीके के जो सब्सटेंस है वो अलग है। सो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। आई होप आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फर्क समझ में आ गया होगा। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें फ्रेंड्स तो सॉल्ट इन वाटर, अगर आप पानी में नमक मिला देते हो तो आपने देखा होगा कि जो नमक है वो पानी में अच्छे से घुल जाता है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। अगर आप पानी में शुगर को घोलते हो तो शुगर भी अच्छे से पानी में मिल जाती है, तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स की बात करें तो मिक्सचर ऑफ आयरन इन वाटर या फिर ऑयल इन वाटर, अगर आप वाटर के अंदर में ऑयल को मिलाने की कोशिश करोगे तो ऑयल जो है वो वाटर में ठीक से नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद में वाटर के अंदर में अगर आप सैंड डालोगे, रेत डालोगे, तो रेत भी जो है वो वाटर में नहीं मिलती, रेत नीचे में जाके बैठ जाएगी, वो पानी के अंदर में ठीक से घुल मिल नहीं जाएगी। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। चलिए अब आप यहाँ पर मैं कितना समझे हो इसकी एक टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं आपके सामने 2 टेस्ट रख रहा हूँ, 1 और 2। आपको बताना है कि ये किस तरीके का मिक्सचर है। पहला देखिए यहाँ पर में ये चॉकलेट शेक है, यहाँ पर में मिल्क था, हमने क्या किया इसके अंदर में बॉर्नवीटा या फिर कॉम्प्लेक्स कुछ यहाँ पर में हमने डाल दिया है। तो आप मुझे बताइए जो मिक्सचर बनाइए कौन सा है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? कम ऑन फ्रेंड्स फास्ट, आप लोगों को बताना है फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। चलिए ये है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि आप यहाँ पर में देख सकते हो कि जो दोनों सब्सटेंस है, पहले इसमें मिल्क था, फिर हमने यहाँ पर में चॉकलेट पाउडर डाला, जब हमने इसे शेक किया तो ये देखिए पूरी तरह से आपस में घुल मिल गए, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ पर में देखिए ये फ्रूट है
और ये अलग अलग तरह के फ्रूट है, ये एक मिक्सचर है। तो आप मुझे बताइए ये किस तरीके का मिक्सचर है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? वेरी गुड फ्रेंड्स, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि देखिए जो इसके कंस्टिट्यूएंट है, जो सब्सटेंस है, वो आपस में मिल नहीं गए, ये अलग अलग है। आप आसानी से इन्हें अलग कर सकते हो, आप जो ग्रेप्स है इन्हें अलग कर सकते हो, जो स्ट्रॉबेरी है उन्हें अलग निकाल के रख सकते हो। तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा। अब डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इसे तीन टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। कभी अगर इनके ऊपर में क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बस आप इन सारी चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। अब सबसे पहली चीज, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाटर है, अगर आप इस वाटर में सॉल्ट को मिला देते हो तो ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वाटर में अगर आप सॉल्ट मिलाते हो तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। जो ये कंटेंट है, दोनों के कंटेंट जो है वो आपस में घुल मिल जाते हैं अच्छे से, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल भी है फ्रेंड्स, लेमोनेड। अगर आप नींबू पानी पीते हो तो आपको पहली सिप भी वैसी ही लगती है टेस्ट में, और लास्ट सिप भी सेम टेस्ट की लगती है। तो लेमोनेड जो है ये भी एक होमोजिनिटी का एग्जांपल है। अब देखिए फ्रेंड, जो सॉल्यूशन होता है इसमें दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। अब देखिए यहाँ पर में हमने एग्जांपल देखा था वाटर और सॉल्ट का। अगर हम वाटर और सॉल्ट का एग्जांपल ले तो वाटर जो है वो हमेशा बड़ी क्वांटिटी में रहेगा और जो सॉल्ट है वो कम क्वांटिटी में रहेगा। तो जो सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, जो बड़ी क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और इसमें जो चीज हम मिला रहे हैं जो कि छोटी क्वांटिटी में है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और इन दोनों के मिक्सचर से ही सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो है वो बड़ी मात्रा में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, और जो सॉल्यूट है वो छोटे अमाउंट में होता है। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, कभी भी इसके ऊपर में बेस्ड आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सस्पेंशन। अब देखिए, आप यहाँ पर में अगर आप वाटर लेते हो और सैंड लेते हो, ओके, जब आप वाटर और सैंड को मिक्स करते हो तो ज्यादातर जो सैंड है वो नीचे बैठ जाती है, लेकिन आप यहाँ पर में देख रहे हो कि कुछ जो पार्टिकल्स है वो इस वाटर के अंदर में सस्पेंड होते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं। इसे ही हम सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन का एक और एग्जांपल भी है फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप देख सकते हो, ये वाटर है, अगर आप इसके ऊपर में ऑयल डाल देते हो तो ऑयल देखिए ये ऊपर में सस्पेंड रहता है। ओके, यहाँ पर में तैरता रहता है, फ्लोट होता रहता है, तो ये एक सस्पेंशन का एग्जांपल है। और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, आप इसे आंखों से देख भी सकते हो, नेक्ड आई से आप इसे देख भी सकते हो, ये इस तरह से आपको दिखाई देता है। दोनों ही एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमें ये जो पार्टिकल्स है ये आसानी से दिख जाते हैं। तो आई होप अब आपको सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फर्क समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्रेंड्स कोलाइडल सॉल्यूशन। आप जानते हो फ्रेंड्स कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें हमें ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि उसमें जो पार्टिकल्स है वो आपस में अच्छे से घुल मिल गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में होमोजीनियसली मिल नहीं गए होते हैं, बस वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के ज्यादा पास में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप यहाँ पर में देखिए, ये आपको दिख रहा है ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है, और आप यहाँ पर में देखिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर में जो पार्टिकल्स, जो दो पार्टिकल्स है वो आपस में अच्छे से घुल मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे के ज्यादा पास में है, एक दूसरे के साथ में होमोजिनिटी के साथ में मिल नहीं गए हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप इसके अंदर से लाइट को पास करते हो तो ये लाइट को स्कैटर कर देता है। मतलब आप यहाँ पर में देखिए ये नॉर्मल वाटर है, इसमें से देखिए वाटर जो लाइट है वो कितने आसानी से पास हो गई है, लेकिन जैसे ही लाइट इस कोलाइडल सॉल्यूशन के पास में आई तो देखिए ये किस तरह से स्कैटर हो गई है, ओके, बिखर गई है। सो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो लाइट को बिखरा देता है। इसका एक और एग्जाम्पल भी है फ्रेंड, वो है स्मोक। आपने देखा होगा कि जब आग लगती है तो धुआं निकलता है। जब धुआं निकलता है तो उसमें सिर्फ स्मोक नहीं होता, सिर्फ धुआं नहीं होता, उस धुएं के अंदर में जो जो भी पार्टिकल जल रहा है, जो मैटर जल रहा है, उसके कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये जो स्मोक है ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसके अंदर में स्मोक तो होता ही है, हमें दूर से देखने पे लगेगा कि सिर्फ इसमें स्मोक है, लेकिन उसमें सिर्फ स्मोक नहीं होता, उसके अंदर में
छोटे छोटे से पार्टिकल्स और भी होते हैं जो उसमें अच्छे से मिले हुए नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये था कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्रेंड्स एलॉयज के बारे में। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा। जब भी हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को एक साथ मिला देते हैं या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिला देते हैं तो एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम एलॉय कहते हैं। और जब ये एलॉय बन जाता है तो हम इसे आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30% जिंक और 70% कॉपर को एक साथ मिक्स कर दोगे तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है जो कि है ब्रास। ओके, सो 30% जिंक और 70% कॉपर को अगर आप मिक्स कर दोगे तो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा ब्रास, और ये जो ब्रास है ये एलॉय का एग्जांपल है। ओके, ऐसे ही अगर आप अलग अलग तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपोजिशन बनाते रहोगे तो आपको नए नए तरह के एलॉयज मिलते रहेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको एलॉय समझ में आ गया है। एलॉय का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रास। ब्रास को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स क्योंकि ये आपसे जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। एक और आपको एग्जांपल याद रखना है फ्रेंड्स, वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है ये सबसे पहला एलॉय है जिसको यूज किया गया था। सो ब्रॉन्ज इज द फर्स्ट एलॉय टू बी यूज्ड। और फ्रेंड्स ये बहुत पुराने जमाने से यूज किया जा रहा है। एंशियंट समय से हम इसके बारे में इसका यूज कर रहे हैं और इसका समय समय पर हम यूज भी करते आ रहे हैं। इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है जैसे कि कैनन्स बनाने में, गन्स बनाने में, स्टैचू बनाने में और भी बहुत सारी चीजें बनाने में हम ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रॉन्ज है ये सबसे पहला एलॉय है जिसको यूज किया गया है और ये एंशियंट समय से चला आ रहा है। अब फ्रेंड्स हम कुछ एलॉयज देख लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे जो कॉमनली यूज्ड एलॉय है वो है स्टील। आपने स्टील का नाम तो पक्का सुना ही होगा। बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो स्टील से बने हुए होते हैं। कि स्टील बनता किन दो चीजों से है? ये बनता है आयरन से और कार्बन से। जब हम आयरन और कार्बन को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जो कि है स्टील। एक स्टेनलेस स्टील भी होता है जिसमें आयरन और कार्बन तो होते ही है, साथ ही साथ उसमें निकेल और क्रोमियम भी होता है। जब आप इन एलिमेंट को मिला दोगे तो आपके पास बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्टील है इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं या स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद में है फ्रेंड्स ब्रॉन्ज। अभी हमने देखा कि जो ब्रॉन्ज है वो सबसे पहला यूज किया गया एलॉय है, पुराने जमाने से यूज किया आ रहा है। इसमें कॉपर और टिन होता है। तो कभी भी अगर आपको ब्रॉन्ज का कोई चीज दिखाई दे तो आपके मन में फट से आना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज होती है, कॉपर और टिन। इसी के साथ में फ्रेंड्स हमने ब्रास के बारे में बात की कि इसमें कॉपर और जिंक होता है। देखिए फ्रेंड्स आपने गोल्ड के बारे में सुना होगा कि गोल्ड के अलग अलग कैरेट होते हैं। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब उसमें सिर्फ गोल्ड होता है। लेकिन अगर हम 22 कैरेट या फिर 21 कैरेट, 23 कैरेट गोल्ड की बात करें तो उसमें कोई अलग अलग एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22 कैरेट गोल्ड के अंदर में कुछ प्रपोर्शन कॉपर का भी मिला हुआ होता है, वो प्योर गोल्ड नहीं होता। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम 22 कैरेट गोल्ड का नाम सुने तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये प्योर गोल्ड नहीं है, पूरा एकदम शुद्ध सोना नहीं है, उसके अंदर में थोड़ा सा कॉपर मिला हुआ है। एक और एलॉय है फ्रेंड, उसका नाम है ड्यूराल्यूमिन। तो ड्यूराल्यूमिन काय से बनता है? एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, मैंगनीज और मैग्नीशियम के मिक्सचर से बनता है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है। आप अगर मोबाइल में देख रहे हो फ्रेंड्स तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो एक इमेज ले लीजिए। अगर आपके पास में ये सुविधा नहीं है तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करके रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी हमने जो पढ़ा उन्हीं के ऊपर में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे सीटीईटी फरवरी 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रॉन्ज। अभी हमने ब्रॉन्ज के बारे में पढ़ा और ब्रॉन्ज के बारे में हमें कुछ यहाँ पर में इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट सेज इट इज एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ये एक एलिमेंट है। ये गलत है क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ब्रॉन्ज है ये एक एलॉय है ना कि एलिमेंट। ये दो चीजों के मिक्सचर से बनता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर में एलिमेंट हमें बोला गया है कि ये एक एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ये एक एलॉय है। इट इज मेड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टिन इन अ फर्नेस। ये कॉपर एंड टिन से बना हुआ होता है। हमें थर्ड दिया है ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों सालों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर बट मच स्ट्रॉन्गर देन दोज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखिए फ्रेंड्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है और हमें यहाँ पर में यही बोला है कि कॉपर और टिन से बनता है। सो यहाँ पर में हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा यहाँ पर में आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर
2। देखिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पर मैं एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में इट इज मेड अप ऑफ मेल्टिंग ऑफ कॉपर एंड टीन, ये भी बिल्कुल सही है, कॉपर एंड टीन से बना होता है, बहुत सालों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर में जो हमें पॉइंट नंबर 4 दिया है ये भी गलत है। ये बोल रहा है द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर बट मच स्ट्रॉन्गर देन दे मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ये गलत है। एल्यूमिनियम से जो बने हुए जो भी चीजें होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये ब्रॉन्ज से बनी हुई चीज ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, एल्यूमिनियम ज्यादा हल्का होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 यही दो सही है, ये पहला और आखिरी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दीज टू मेटल्स आर। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अटेम्प्ट करें, हर एक पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने मन में प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इससे आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ब्रॉन्ज जो है वो कौन से दो मेटल्स का मिक्सचर है, आप यहाँ पर में पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए। कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड आयरन एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड टीन। जल्दी से फ्रेंड्स आप सभी लोग इसका आंसर मन में सोच के रखिए। चलिए, अभी हमने देखा था फ्रेंड्स कि जो ब्रॉन्ज है ये कॉपर और टिन इन दोनों का मिक्सचर है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सितंबर 2014 में। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो इसी पर पूछा गया था। क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज एन एलिमेंट लाइक आयरन सिल्वर एंड गोल्ड। देखिए ये तो गलत है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जो ब्रॉन्ज है ये एलिमेंट नहीं है, ये ब्रॉन्ज जो है ये एक एलॉय है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जो कि इसी से मिलता जुलता था, तो ये गलत हो गया। ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ मेल्टिंग कॉपर एंड टिन, ये बिल्कुल सही है। ब्रॉन्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज यूज्ड इन मेकिंग कैनन एंड स्टैच्यूज, हमने ये देखा था कि ये स्ट्रॉन्ग होता है और कैनन एंड स्टैच्यू बनाने के काम में आता है। द यूटेंसिल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो यूटेंसिल ब्रॉन्ज से बनती है वो एल्यूमिनियम से लाइट होती है, स्ट्रांग होती है, ये तो गलत है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो यूटेंसिल ब्रॉन्ज से बनती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा हल्की और स्ट्रांग नहीं होती, एल्यूमिनियम ज्यादा हल्का और ज्यादा स्ट्रांग है। सो यहाँ पर में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही है, पहला और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर अभी भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को पीछे जाकर फिर से देखिए, ये कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ब्रॉन्ज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉन्ज के ऊपर में एक और क्वेश्चन यहाँ पर में पूछा गया है। क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज विच वाज यूज्ड इन मेकिंग बिग कैनन्स फाउंड इन द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा। हमने गोलकोंडा के बारे में पहले भी पढ़ा है फ्रेंड्स, गोलकोंडा फोर्ट और म्यूजियम के बारे में। वहां पर में कैनन्स बनी हुई है इस तरह की, ये जो ब्रॉन्ज से बनी हुई है, तो ब्रॉन्ज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर में सही है ये आपको बताना है। और अभी हमने देखा फ्रेंड्स कि जो ब्रॉन्ज है ये एक एलॉय है जो कि कॉपर और टिन से बना हुआ होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जो कि कॉपर और टिन से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर में पूछे गए हैं, और आपको ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमें देखना है एसिड और बेसिस के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स एसिड और बेस का नाम आपने कहीं ना कहीं पक्का सुना ही होगा, क्योंकि हमारे पास में जितने भी लिक्विड्स अवेलेबल है या तो वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। अब देखिए हमें ये पता कैसे चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इसे हम नापते हैं पीएच स्केल में। इस तरह की एक स्केल होती है, अगर से कोई भी सब्सटेंस 0 से 7 पीएच वैल्यू तक आता है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो हम कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक है। ओके, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक एसिड, लेमन जूसेस, ऑरेंज जूसेस, टोमेटो, ब्लैक कॉफी, ये सभी के सभी जो है ये एसिडिक है। जितना पीएच वैल्यू कम उतना ज्यादा ये जो लिक्विड है वो एसिडिक रहेगा। अगर से किसी सब्सटेंस की एसिडिक वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में है, 7 से ज्यादा और 14 से कम, तो हम कहेंगे कि ये जो लिक्विड है ये बेसिक प्रॉपर्टी का है, वो बेस है। सो अगर से पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो हम कहेंगे ये एसिडिक है, अगर से 7 से ज्यादा और 40 तक है तो हम कहेंगे कि ये बेस है। अगर से कोई सब्सटेंस की वैल्यू एग्जैक्ट 7 है तो वो डिस्टिल्ड रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर देखें, जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है,
ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा वाटर है वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेस। कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि जो हमारा वाटर है वो बेसिक नेचर का है, या फिर ऐसा स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि जो वाटर है वो एसिडिक नेचर का है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, जो वाटर है वो न्यूट्रल है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने एसिड्स एंड बेस के बारे में देखा कि किस तरह से हम सब्सटेंस को पीएच वैल्यू के हिसाब से एसिड्स और बेस में बांट सकते हैं। अगर पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक, 7 टू 14 है तो बेसिस। अब फ्रेंड्स, हमें एसिड और बेस के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो कि हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या कभी आपने सोचा है फ्रेंड्स कि अगर आप एसिड और बेस को एक दूसरे में मिला दोगे तो क्या होगा? तो जब भी हम एसिड और बेस को एक साथ मिला देते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके ये सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। हमने देखा है फ्रेंड्स कि जो वाटर है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसका पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होता है। तो जब भी आप एसिड और बेस को मिला दोगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, बल्कि वो न्यूट्रल है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एसिड जो है वो टेस्ट में सार होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि एसिड्स हमेशा टेस्ट में सार होते हैं और जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं। बट फ्रेंड्स, आप एसिड को हमेशा टेस्ट करके मत देखना, क्योंकि कुछ एसिड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा किसी भी चीज को टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए कि वो एसिडिक है या बेस है। उसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, आप लिटमस पेपर का सहारा ले सकते हो। जब भी आप एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डुबोगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप देखिए, ये ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे ही आपने इसको एसिड में डुबोया तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही आप बेस के साथ में भी कर सकते हो। जब भी आप रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डुबाओगे तो देखिए किस तरह से इसका जो कलर है ये ब्लू हो जाता है। आपने रेड लिटमस पेपर को बेस में डुबोया तो इस लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेस है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आप लोगों के लिए एक टेस्ट है। सपोज कीजिए कि मैंने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसे एक सॉल्यूशन में डिप किया, जिस वजह से इस ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज हो गया। ओके, अब आपको बताना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। वेरी गुड, ये है एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो गया है। एक और टेस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं एक रेड लिटमस पेपर मैंने लिया और एक सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, जिस वजह से इस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। वेरी गुड, ये सॉल्यूशन है बेस। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपने समझा कि लिटमस पेपर का हम इस्तेमाल करके हम किस तरह से कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में देखा। कुछ एसिड्स और बेस नेचर में नेचुरली भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन और ऑरेंज, आपको पता है कि इनका टेस्ट जो है वो सार होता है, ये खट्टे होते हैं। ये खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर में होता है एक एसिड जिसे हम साइट्रिक एसिड कहते हैं। तो जितने भी साइट्रस फ्रूट है उसके अंदर में साइट्रिक एसिड नाम का एक एसिड होता है, जिसके वजह से ये जो लेमन, ऑरेंजेस, मौसम्बी, ये सभी के सभी जो फ्रूट्स है हमें सार लगते हैं, खट्टे लगते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ह्यूमन बॉडी में भी फ्रेंड्स एसिड और बेस जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टमक में डाइजेशन के लिए एक एसिड रिलीज होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब भी आप खाना खाते हो तो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो फूड आपने खाया है उसका डाइजेशन होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के अंदर में कुछ एसिड अपने आप रिलीज होते हैं ताकि हमारे बॉडी के जो बैक्टीरिया है उसे किल किया जा सके, उन्हें मारा जा सके, क्योंकि आपको पता है कि एसिड जो है वो किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी जो मसल है उसमें लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जब भी हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा दौड़ ले, जब आप बहुत ज्यादा दौड़ लेते हो तो आपके जो मसल है उसमें क्रैम्प आ जाता है। सो ये क्रैम्प क्यों आता है? क्योंकि वहां पर में लैक्टिक एसिड जो है वो स्टोर हो जाता है।
सो आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो मसल्स है वो उसमें क्रैम्प आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख भी पा रहे होगे फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के लिए हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो एक बेस को यूज करता है, बेस को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम अल्कली कहते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो पैंक्रियाज जो है वो अल्कली प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ चीजें फ्रेंड्स जो आपको ध्यान में रखना है। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जब भी हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, और हमारी जो पैंक्रियाज है वो अल्कली नामक एक बेस को रिलीज करता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हमारा आज का टॉपिक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लियर कर लिया है।